अपनी माँ के कहने पर गांव में शादी कर ली थी। लड़की का नाम था सुनीता। माँ का कहना था एकदम मॉडर्न बहू नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गांव से आने वाली बहू सुंदर सुशील तो होगी और उसको गांव से बाहर भी निकाल लाएंगे, लेकिन उसके अंदर का गांव कैसे बाहर निकलेगा। शादी के कुछ दिन बाद, माँ टिफिन तो देना जरा। बेटा अब तो स्कूल नहीं ऑफिस जाता है, माँ से नहीं अपनी बीवी से टिफिन मांगा कर। ओके माँ। सुनीता टिफिन ले आओ। 1 किलो टिफिन, इसके अंदर पिस्ता डाल दिया है। पिस्ता? पिस्ता क्यों? साक्षी ने बोला था ना कि आपको पिस्ता बहुत पसंद है। ओहो, मैंने पिस्ता नहीं पास्ता बोला था, पास्ता। पास्ता? कहीं होता है पास्ता? अरे बेटी तू रहने दे, मैं बना दूंगी। अच्छा किया कि पाव भाजी बनाने का नहीं बोला, वरना किसी के पाव बना देती है। सुनीता को बुरा लगता है, लेकिन उसकी नादान हरकतें कम नहीं होती। ऐसे ही एक दिन, अरे तुमने ये क्या लगाया है? अरे आपको फूस फूस करके लगाते हैं ना, वही। डियो? का दियो? किसको दियो? अरे वही ना जिससे खुशबू आती है। हाँ हाँ सही पकड़े हैं। अच्छा लेकर तो आना। कौन सा डियो लगाया तुमने? अभी लेकर आते हैं जी। संदीप की बात मानकर सुनीता अंदर से खुशबू वाला फुसफुस लेकर आती है। OMG! OMG मतलब ओ माय गणेश ना। अरे OMG छोड़ो, और ये खुशबू वाला फुसफुस की बात कर रही थी तुम? हाँ इसी की, फिर से सही पकड़े हैं। अरे देवी, लेकिन आप सही नहीं पकड़े हैं, ये डियो नहीं है। डियो नहीं है तो क्या लियो है? अरे ये रूम फ्रेशनर है, जिसको कमरे में छिड़कते हैं, खुद पर नहीं। कोई बात नहीं, माँ कहती थी आत्मा किराएदार है, शरीर किराए का कर्म। हम शरीर पे ये डाल लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अरे बहू, ओ बहू, मेरे लिए फल तो ले आ, फिर मैं बाजार जाऊंगी। सुनीता अपनी सास के लिए फल लेकर आती है। अरे बेटा, पपीता, तरबूज और सेब फल ऐसे कैसे खा लूं? काट कर तो ले आ। माँ जी, मेरे गांव में तो खेत से उठा के सीधा खा लेते हैं। अरे ये तेरा गांव नहीं है ना। अरे संदीप, तू ही कुछ समझा देना इसको बेटा। मैं कैसे समझाऊं माँ, ये तो माइक्रोवेव को भी भट्टी बोलती है। कल मैंने बोला हाय कैसी हो, तो बोलती है किसी को हाय नहीं लगानी चाहिए। अरे सुनीता, तेरा क्या होगा? अभी तो कैसे बताऊं माँ जी, अभी हम कुछ करेंगे फिर पता चलेगा क्या होगा, लड़का या लड़की। हे भगवान, कहाँ से आ गई है? रामपुर से जी, आप ही तो लेकर आए थे मुझे। अरे मुझे माफ कर दो। पहले कोई गलती तो करिए जी, आपकी तो सारी गलती माफ कर देंगे हम। हाँ अरे बहू, मेरी बात सुन। फल यानी कि फ्रूट जब भी लाए ना तो काट कर लाना, ठीक है? जी ठीक है माँ जी, फल यानी फ्रूट यानी काट के लाऊंगी। सुनीता रोज ही कोई ऐसी हरकत कर देती जिसकी वजह से उसे घर में 2 बातें सुननी पड़ती। एक दिन, माँ मेरे बॉस घर पर आने वाले हैं शाम को, उनका बर्थडे है, फैमिली साथ नहीं रहती उनके, तो यही पार्टी कर लेंगे। उनको अच्छा लगा तो शायद मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। मैं ना फ्रूट केक लाकर फ्रिज में रख दूंगी और तेरे साथ आज खाना मैं बनाऊंगी,
ताकि जब साहब आए तो खाने में कोई गड़बड़ ना हो। शाम को जब सारी तैयारियां हो जाती है, संदीप के साथ बड़े साहब भी घर आते हैं। आप फ्रूट केक तो ले आना बहू, फिर खाना खाएंगे। अरे इस सब की क्या जरूरत थी, आपने बुलाया वही काफी है। सर, आपका परिवार शहर में नहीं है तो हम ही आपके परिवार जैसे हैं सर। इतने में ही सुनीता फ्रूट केक लेकर आती है और बड़े साहब की टेबल पर रख देती है, और जैसे ही केक के ऊपर का बॉक्स हटाती है, ये क्या है? केक तो कटा हुआ है, मैं तो ऐसा नहीं लाई थी। आप मुझे शाबाशी दे सकती है माँ जी, मैंने ही केक काट दिया। आपने कहा था ना, फल यानी फ्रूट यानी हमेशा काट के लाना, तो फ्रूट केक भी तो फ्रूट ही है ना, तो मैंने पहले ही काट लिया। हूँ ना मैं समझदार। अरे बहू, ये क्या किया? केक हमेशा वही काटता है जिसका जन्मदिन होता है। मुझे एक बात भी समझ नहीं आती, एक नंबर की बेवकूफ है। पूरा माहौल बिगड़ चुका था। संदीप को लगने लगा था कि साहब उसे प्रमोशन तो दूर की बात है, कहीं डिमोशन ना दे दे, लेकिन साहब बीच में ही बोल पड़ते हैं। अरे कोई बात नहीं, ये इनकी बेवकूफी नहीं है, इनका भोलापन है। बेटा आप कहाँ से हो? रामपुर गांव से। अरे वाह, गांव से? फिर तो आपके गांव में ताजे फल और सब्जियां मिलते होंगे। हाँ, सही पकड़े हैं। हम तो काटते भी नहीं, सीधा खा लेते हैं। मैं ना एक बार तुम्हारे गांव घूमने जरूर चलूंगा। क्यों संदीप, ले चलोगे ना? मुझे गांव घूमना बहुत पसंद है। बस फिर क्या था, संदीप और सास दोनों खुश हो गए, क्योंकि साहब को सुनीता ने गांव की बात करके खुश कर दिया था। अब संदीप का प्रमोशन पक्का था। शिक्षा, कभी भी किसी भी गलती पर घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है कि उस गलती की वजह से आगे बड़ा फायदा हो जाए। नई नई शादी करके आई थी पूर्णिमा। उसके पति प्रकाश को हर बात के बाद अरे मजाक कर रहा था बोलने की आदत थी। एक दिन पूर्णिमा चाय बना रही होती है। सुनो ना, ये मसाला चाय में सच में अगर मिर्ची, नमक, प्याज, लहसुन वगैरह का पेस्ट मिला दे तो चाय मसालेदार हो जाएगी ना? अरे आप कुछ भी मत बोलिए। अरे मजाक कर रहा था। प्रकाश कभी कभी मजाक करता था, लेकिन कई बार उसका मजाक ऐसी बात के साथ आता जिसको सुनने के बाद किसी को मजा तो नहीं पर गुस्सा जरूर आ जाता। जैसे एक दिन प्रकाश ऑफिस जाते हुए हड़बड़ी में कहता है, अरे मेरे मोजे कहाँ मौज मार रहे हैं? अभी लाई। पूर्णिमा प्रकाश को मोजे लाकर दे देती है। अरे मेरी फाइल कहाँ है? मैं लेट हो रहा हूँ। रुकिए, अभी लाई। फाइल भी आ जाती है। अरे वो टिफिन तो ला दो, कितना लेट करवाओगी? एक तो सामान इधर उधर पटक देते हो, मुझे ढूंढ के लाना पड़ता है, फिर मुझे कहते हो कि लेट हो रहा हूँ। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। 8 हाथ नहीं है मेरे, 2 ही है। ऑक्टोपस दिख रही हूँ क्या? हाँ ठीक है, जाओ जल्दी से टिफिन लेकर आओ। 2 हाथ तो है ना, उन्हीं का ठीक से इस्तेमाल कर लोगी तो लेट नहीं होऊंगा मैं। पूर्णिमा टिफिन लेकर आ जाती है। वैसे तुम थक जाती होगी ना इतना सब काम करके। हाँ, और नहीं तो क्या। तो मैं कुछ इंतजाम कर लेता हूँ। काम वाली लाओगी क्या? अरे नहीं नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा। 2 पत्नी होंगी तो काम आसानी से हो जाएगा ना। क्या? अरे मजाक कर रहा था। प्रकाश तो मैं मजाक कर रहा था कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन पूर्णिमा के मन से प्रकाश की दूर शादी वाली बात का दुख पूरे दिन नहीं जाता। शाम को प्रकाश ऑफिस से लेट वापस आता है। हाथ मुंह धोऊंगा।
टॉवेल लगा देना, फिर खाना खाऊंगा, खाना भी लगा देना। देखो लेट मत करना। सब काम आराम से ही होंगे। आप भी तो लेट आए हो ना ऑफिस से। अरे यार मैं काम कर रहा था ऑफिस में, तुम क्या कर रही हो? घर में जो खाना, साफ सफाई ये सब होता है ना, इसको भी काम ही कहते हैं वैसे। अरे ठीक है ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। ऑफिस से आकर मेरा हाथ बटाओगे घर के काम में? अरे नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा ताकि सफाई तुम कर लो और खाना दूसरी बीवी बना ले। प्रकाश तुम ना थोड़ा सोच समझ के बोला करो। अरे मजाक कर रहा था यार। प्रकाश और पूर्णिमा साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। प्रकाश अपनी धुन में खाना खा रहा होता है, जबकि पूर्णिमा इस बात को लेकर उदास है कि प्रकाश हमेशा कोई दुखी कर देने वाली बात ही बोल देता है और उसके बाद मजाक कर रहा था कह के खुद को बचा लेता है। रात को सोते वक्त पूर्णिमा ने सोच लिया था कि प्रकाश से इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी। अगली सुबह भी प्रकाश ने ये लाओ वो लाओ का तांडव शुरू कर दिया। अरे काले वाले जूते कहाँ हैं? बेड के नीचे। अरे टिफिन तो लाओ जरा। ले आऊंगी, पर पहले कुछ बात करनी है। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात करनी है तुमको? ये जो रोज दूसरी शादी करने की बात करते रहते हो ना आप, मेरा मन दुखी हो जाता है। मत बोलिए ना ऐसी बात। अरे पगली, पहले क्यों नहीं बताया? मैं इसका समाधान कर दूंगा। अब बोलना छोड़ दोगे ना? अरे नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा ताकि उसको तो बोल पाऊं। तुम कभी नहीं सुधरोगे। मजाक कर रहा था। पूर्णिमा की बात को प्रकाश हंसी में उड़ा देता है। पूर्णिमा बहुत भारी मन से टिफिन लेकर आती है। ये लीजिए टिफिन। अरे मैं तो भूल ही गया, आज मेरे बॉस के बेटे की बर्थडे पार्टी है, तुमको भी बुलाया है, रात को तैयार रहना। रात को पूर्णिमा और प्रकाश बॉस के बेटे की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां प्रकाश के ऑफिस के और भी लोग हैं जिनको पूर्णिमा पहले से जानती है। केक कटता है, लोग खाना खा रहे होते हैं, वहीं पूर्णिमा और प्रकाश ऑफिस के लोगों के साथ बैठे बात कर रहे होते हैं। मेरे हस्बैंड तो खुद काम भी करते हैं और बच्चों को भी संभाल लेते हैं। हाँ भाई, अरे घर के थोड़े बहुत काम तो करने ही होते हैं ना। मेरी पत्नी भी अकेले सब कब तक करेगी? मैं तो सिर्फ ऑफिस का ही काम करता हूँ, घर का सब काम तो पूर्णिमा ही करती है। पूर्णिमा, तुम अकेले सब कैसे कर पाती हो? नहीं जी, बहुत थक जाती हूँ वैसे। तो प्रकाश से हेल्प ले लिया करो ना। अरे बोला तो है इनको, पर इन्हें लगता है कि ऑफिस का काम ही सब कुछ है, तो मैंने भी एक समाधान सोच लिया है। अच्छा, क्या पूर्णिमा, घर में काम वाली बाई रखोगी क्या? अरे नहीं, दूसरी शादी करूंगी ताकि एक हस्बैंड ऑफिस का काम कर ले और एक मेरे घर में मदद कर ले। पूर्णिमा की बात सुनते ही सब कुछ साफ सूख जाता है और प्रकाश के मुंह से तो केक का टुकड़ा गिर जाता है। अरे क्या बोल रही हो? कुछ पता भी है क्या? अरे मजाक कर रही थी, वैसे ही जैसे तुम करते हो। प्रकाश का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उनकी आंखें भी खुल जाती है। प्रकाश समझ जाता है कि हर बात के पीछे अरे मजाक कर रहा था बोलने से वो बात मजाक नहीं हो जाती। गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। इस मदर्स डे को और भी स्पेशल बनाइए हेलो ऐप के साथ और पार्टिसिपेट कीजिए सुपर मॉम चैलेंज में। बस पोस्ट कीजिए आपकी सुपर मॉम का फोटो एमवी फीचर के जरिए और दिखाइए सारी दुनिया को कि आपकी माँ सुपर मॉम है। तो देर किस बात की है, जाइए डाउनलोड कीजिए हेलो ऐप और शेयर करो आपकी फीलिंग्स फॉर योर सुपर मॉम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। दीवार पर टंगी सास, पंजाबी में कहावत है, सास चंगी होवे या ते दीवार पे टंगी होवे। संगीता की शादी भी एक ऐसे ही घर में होती है जहां उसकी सास दीवार पर टंगी होती है। ससुर और
पति शादी के पहले दिन उसे सास के फोटो के सामने ले जाते हैं, जहाँ ससुर जी कहते हैं, बेटा बेटा संगीता, ये तुम्हारी सास थी, बहुत नेक और भली, लेकिन थोड़ी गुस्सैल थी। गुस्सा आने पर सब तहस नहस कर देती थी, पर अब ये इस दुनिया में नहीं है। हाँ संगीता, माँ होती तो तुम इनकी कोई बात टाल नहीं सकती थी, वरना तो माँ घर में भूचाल ले आती। संगीता मन में खुश होती है कि अच्छा है कि ऐसी औरत अब इस घर में नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए वो जैसे ही सास की फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है, ये क्या? सास उसे देखकर मुस्कुराने लगी। संगीता आंखों को मलकर एक बार फिर से देखती है, लेकिन फिर सास के चेहरे का भाव, भंगिमा यानी एक्सप्रेशन बिल्कुल बदले होते हैं। वो अपने पति और ससुर को कहती है, माँ की तस्वीर तो स्माइल कर रही है। ना ना बेटी, ये कैसे संभव है? जरूर तुम्हें कोई गलती हुई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है तुम शादी की सारी फॉर्मेलिटी करते करते थक गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है संगीता। खैर, सारे संगीता की बात को इग्नोर कर कमरे में चले जाते हैं। वैसे सास की फोटो पर एक्सप्रेशन एक के बाद एक बदलते ही रहते हैं। सुबह होती है, पति और ससुर को काम पर भेजकर संगीता कमरे की सफाई करने लग जाती है कि तभी उसे आवाज आती है, टेबल ठीक से साफ करो। ऐसे भी कोई टेबल साफ करता है? इससे अच्छा तो ये गंदा ही था। किसी औरत की आवाज सुन संगीता दंग रह जाती है और सोचने लगती है कि आवाज कहाँ से आई। आवाज को नजरअंदाज कर वो फिर से अपना काम करना शुरू करती है, लेकिन इस बार तो आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आती है। मेरा घर है ये, जब तक मैं थी चमका कर रखती थी, हर एक चीज शीशे की तरह थी। तुम्हें तो ना सफाई आती है ना कुछ पता है। क्यों तुम्हें मेरे घर की जिम्मेदारी दे दी गई है? पता नहीं तुमने मेरे बेटे को क्या दिखाई दिया। मैं होती तो एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन लगा देती। अब संगीता को समझने में देर नहीं लगी कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी सास की है, जो दीवार पर टंगी है। वो उसके पास जाती है और कहती है, नमस्ते सासू माँ, मुझे तो कल ही लग रहा था कि दीवार में कुछ काला है। वो दीवार नहीं, दाल होती है पगली। सही पकड़े हैं सासू माँ। तो क्या हो गया आपको जो आप यहाँ भी चैन से नहीं बैठी हैं? सुना मैंने आपका व्यवहार काफी गुस्से वाला था। चुप रह तू, ज्यादा बकर बकर ना कर। घर का काम करना तो आता नहीं, आई है मुझसे बहस करने। हाँ देखिए सासू माँ, मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करिएगा। तभी पीछे से संगीता का पति आता है। अरे संगीता, किससे बात कर रही हो? कौन है वहाँ? संगीता की सास की फोटो फिर से पहले जैसी हो जाती है। आपकी माँ से कह रही थी कि मुझे काम करना आता। अरे संगीता, माना सास के ताने हर बहू को अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ तो माँ है ही नहीं। तुम तो फोटो से ही तुम भी लाजवाब हो संगीता। किसी को विश्वास नहीं होता कि संगीता अपनी मरी हुई सास की फोटो से बात करती है। वहीं आए दिन संगीता की सास संगीता को किसी न किसी बात पर आते जाते ताने देती। संगीता को भी अब सास के तानों और उनसे बात करने की आदत हो गई। वो कभी खानदान की कहानी तो कभी तीज त्योहार कैसे मनाए या किसी व्यंजन की रेसिपी सास से ही पूछती। सारा दिन घर में अकेली संगीता की सास अब उसके लिए तानों के साथ पक्की साथी की तरह भी रहने लगी थी, जो किसी और को नहीं बल्कि संगीता को ही सुनाई देती। तो देखा आपने, सास बहू का रिश्ता हर रिश्ते से ऊपर होता है, फिर चाहे वो खट्टा हो या मीठा। डरपोक सास बहू। जिगर और बलराज अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद तानिया और उसकी सास घर के काम में बिजी हो जाती हैं। तभी रसोई में से तानिया के चिल्लाने की आवाज आती है। ओए माँ, बचाओ रे! उश, 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 भागो यहाँ से! तानिया की आवाज सुनकर उसकी सास भी वहाँ आ जाती है। अरे क्या हुआ? और इस तरह स्लैब पर चढ़कर क्यों बैठी हो? उस
वजह से। छिपकली, अरे कहाँ है छिपकली? ऐसा बोलते हुए तानिया की सास भी डर कर स्लैब पर चढ़ जाती है। अरे जब इन छिपकलियों को घूमने के लिए हमने दीवार और छत दी है, फिर ये हमारे घूमने की जगह पर क्यों उतर आती है? मुझे क्या पता, सामने बैठी है, आप ही पूछ लो ना, साथ में भगा भी देना। इस पर सास डरते हुए स्लैब पर बैठी बैठी ही छिपकली को भगाने की कोशिश करती है। हुश, 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 अरे जा ना, वापस अपने घर जा। सासू माँ, छिपकली है, कुत्ता नहीं। अरे हाँ हाँ, छोटी सी ही सही छिपकली तो है, तो तुम ही भगा दो ना। तानिया की सास उसे स्लैब से नीचे गिरा देती है, जिस पर छिपकली तो डरकर भाग जाती है, लेकिन दोनों सास बहू के बीच टॉम एंड जेरी वाला खेल शुरू हो जाता है। आपने मुझे धक्का क्यों दिया? मुझे कुछ हो जाता तो? अगर वो मुझे खा जाती तो? अरे छिपकली थी, डायनासोर नहीं। हाँ, सिर्फ छिपकली ही थी, और आपको उससे डर नहीं लगता तो खुद क्यों नहीं भगा दिया? अरे तेरे होते हुए अगर मुझे काम करने पड़े, फिर बहू होने का फायदा क्या है? इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है। जिगर और बलराज भी ऑफिस से घर वापस आ जाते हैं, लेकिन सास बहू की तू मैं खत्म नहीं होती। आज इस सभा का मुद्दा क्या है? मम्मी ने मुझे छिपकली के सामने भेज दिया। अरे वाह मेरे डरपोक, मुझ पर 30 साल से शेरनी जैसे हुक्म चला रही हो और एक छिपकली से डर गई। इस पर दोनों बाप बेटे हंसने लगते हैं, जिसे देखकर सास बहू एक दूसरे की शक्ल देखते हुए अब अपनी लड़ाई भूलकर उनसे लड़ना शुरू कर देती हैं। अरे आप ना ज्यादा बत्तीसी ना दिखाओ, नहीं तो शेरनी के एक पंजे से 32 के 32 दांत बाहर निकल आएंगे। अपनी माँ की इस बात पर अब जिगर अपने पापा को देखकर हंसने लगता है। अरे क्यों पापा, आ गया स्वाद। अभी आपको भी आएगा स्वाद। इस पर घर में सास बहू ड्रामा बंद होकर पति पत्नी नौटंकी शुरू हो जाती है, जिस पर तानिया से कहा सुनी के बीच जिगर अचानक चिल्लाते हुए कहने लगता है, कॉकरोच, इतना बड़ा कॉकरोच, हे भगवान, हमें इससे कौन बचाएगा? कॉकरोच का नाम सुनते ही दोनों सास बहू सारी लड़ाई भूलकर फुदक से कूदकर पास रखे सोफे पर चढ़ जाती हैं। अरे कहाँ है, अरे कहाँ है कमबख्त? अरे उसे भगाने की जगह अनाउंसमेंट तो ऐसे कर रहा है जिससे 12:40 की आखिरी लोकल है, छूटनी नहीं चाहिए। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ठीक है भाई, अब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि आपके पीछे भी एक बहुत बड़ा कॉकरोच बैठा है। जिगर की बात पर एक बार फिर दोनों डर से उछल जाती हैं, जिसके बाद जिगर और बलराज इसी तरह कभी कॉकरोच तो कभी छिपकली का नाम लेकर उन्हें परेशान करते रहते हैं। अगली सुबह ये दोनों हमारे डर का ऐसे मजाक बना रहे थे जैसे खुद कभी किसी चीज से ना डरते हो। ये जिगर ना बचपन में तो चींटी से भी डर जाता था। पर मम्मी, उन्हें डराने के लिए मैं चींटी तो नहीं पकड़ सकती। अरे पागल औरत, इतना बड़ा होकर क्या वो चींटी से डरेगा? मतलब हमें बदला लेने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अरे वाह, क्या ब्रांड न्यू न्यूज दी है, सोचो अब। दोनों बहुत देर तक जिगर और बलराज को डराने के लिए अलग अलग तरीके सोचती हैं, पर किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती, जिस पर तानिया की सास उससे कहती है, हम उन्हें नहीं डरा सकते, पर अपना डर तो खत्म कर ही सकते हैं ना। अगर हमारा डर खत्म हो जाएगा तो फिर वो अपने मजे के लिए किसे डराएंगे और इसी तरह उनका पचका हो जाएगा। हाँ, नाइस आइडिया, पर मुझे इससे डर क्यों लग रहा है? सास की बातों से डरते हुए भी वो दोनों अपने डर को खत्म करने के मिशन पर लग जाती है, जिसमें पहला कॉकरोच सामने आते ही वो डर कर भाग जाती है। हमसे ना हो पाई, मम्मी इससे आप ही निपटो ना। अरे क्या आप निपटो, साथ चल, नहीं तो तेरे ऊपर ना छिपकली गिरा दूंगी। हाँ बस, हाँ पहले छिपकली पकड़ कर तो दिखाओ। अरे यार चल ना। इस पर दोनों भगवान का नाम लेते हुए एक वाइपर लेकर कॉकरोच के पास जाकर डरते डराते उसे भगा देती हैं, जिसके बाद उनमें थोड़ी हिम्मत आती है और वो दिन ब दिन एक एक कर अपने हर डर पर काबू पाने लगती हैं। कुछ हफ्तों बाद, वाह मम्मी, आइडिया तो मस्त था। अब
कॉकरोच हो या उसका बाप, मैं किसी से नहीं डरती। अरे शाबाश। और मैं छिपकली हो या उसका पूरा गैंग, सबके छक्के छुड़ा दूंगी। पर मम्मी जी, उससे पहले किसी को सबक सिखाना है। उसी रात जब बलराज और जिगर टीवी देख रहे होते हैं तो दोनों सास बहू प्लान बनाकर छुपके से उन पर नकली छिपकली और कॉकरोच फेंक देती हैं, जिसे देखते ही वो दोनों अपनी जगह से उछल खड़े होते हैं। अरे ओए माँ, ये छिपकली कहाँ से आ गई? ओह, इस कॉकरोच को मेरे ऊपर से हटाओ ना। अरे क्यों बेटे, कैसे माँ याद आ गई? जब माँ को डर लग रहा था तब तो बहुत खिल्ली उड़ा रहे थे। ससुर जी, कॉकरोच से तो हम जैसे डरपोक डरते हैं, फिर आज आपको क्या हुआ? दोनों हंसने लगती है, जिससे जिगर और बलराज को भी उनकी गलती का एहसास होता है। जलन। ममता बहुत ही सीधी और प्यारी लड़की थी। वहीं सुनील एक सरल और आगे बढ़ने की सोच रखने वाला लड़का। बेटा सुनील कहाँ है? अरे जरा एक गिलास पानी तो दे दो। हाँ माँ, अभी आया। क्या माँ, पानी तेरे सर के पास रखा है? क्या हो गया है, तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं नहीं, वो उठने का मन ही नहीं कर रहा था, तो देखा ही नहीं। वैसे क्या कर रहा है? यहाँ बैठना मेरे पास। वहाँ पढ़ रहा हूँ। कहना नौकरी में तो वक्त नहीं मिलता, अब ऑफिस से घर आकर ही तो वक्त मिलता है। अच्छा ठीक है, पढ़ लीजिए बेटा। सुनील पढ़ लिख कर और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन माँ की तबीयत खराब देखकर सोचता है कि शादी ही कर ले, तब तक माँ का ख्याल वो अकेले रख पाएगा। तो एक दिन, बाप, ये ममता है, मैंने इससे शादी कर ली है। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मैंने सोचा शादी कर लेता हूँ। घर संभालने वाली और तुम्हें संभालने वाली कोई आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। माँ अचानक से सामने बहू देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या बात होती है? न बैंड, न बाजा, न दहेज, न शगुन, ऐसा कैसे बहू आ गई? तुम तो जानती हो, मैं नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कहाँ से इतना पैसा बचा पाता कि धूमधाम से शादी करता। वैसे भी माँ, लोग तो आकर खाकर निकल जाएंगे, इसलिए बस वैसे ही। माँ जी, मैं आपका ख्याल रखूंगी। वैसे भी ये आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा कुछ कर गए तो सबके दिन फिर से अच्छे आ जाएंगे। सास को ममता की बात ठीक तो लगती है, लेकिन मन में कहीं न कहीं लगता है कि कहीं बहू बेटी को लेकर ना हो जाए और फिर तो वो रह जाएगी अकेली। बेटा देख, मेरा जो कुछ भी है वो सुनील ही है, और सुनील का भी अब इस दुनिया में मैं ही हूँ और कोई नहीं। क्या सुनील? बिल्कुल माँ, लेकिन आज से ममता भी मेरे जीवन का अहम हिस्सा है, जैसे तू है। सास को बड़ा बुरा लगता है कि उसकी सल्तनत में कोई और हिस्सेदार कैसे हो सकता है। कैसे कोई और उसके 30 साल की बेटी की जिंदगी में अचानक से आकर बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। देख बहू, मैं भले थोड़ा बीमार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि घर की चीजों में मेरा कंट्रोल खत्म हो गया है। मैं आज भी इस घर की रानी हूँ, समझी? बेटा सोचता है कि ये माँ को अचानक से क्या हो गया। कल तक जो माँ कहती थी कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वो अचानक से जंग के मैदान की झांसी की रानी कैसे बन गई? माँ, क्या हो गया? सब ठीक है ना? अचानक कैसे बात कर रही हो? ममता का आज पहला दिन है, स्वागत करो उसका। आसपास की आंटियों को बुलाओ, नई दुल्हन की मुंह दिखाई करवाओ। खैर, सास होने का फर्ज निभाती है और बाद में एक सहेली के साथ बाहर निकल जाती है। क्यों नहीं बताया नहीं कि बेटे का ब्याह कर रही हो? वैसे तो सारा दिन हमें घूमती रहती हो। अरे मुझे भी तभी पता चला, वो अचानक सर पर लेकर आ गया। कहता है, बहू मेहमान तुम्हारी, अब इसको भी कितना ही मैं प्यार करता हूँ जितना तुझे करता हूँ। रोजी, ये क्या बात हुई? क्यों इतना प्यार करता है? अरे माँ का प्यार तो ज्यादा होता है। अब उसको तो कोई दूसरा पति मिल सकता है, लेकिन तुम
आदत है, एक बार जाती है तो पूरी पंचायत खत्म करती है। अच्छा ही है खाना वाना खा कर गई, छोड़ा घूमेगी तो खाना पचेगा, नहीं तो ऐसे ही खाट पकड़ लेगी। बहू भी शांत हो जाती है। उधर सास सोचती है कि आज थोड़ा देर से ही घर जाती हूँ, जब बेटा परेशान होकर ढूंढेगा तब मजा आएगा। बीवी को खुद ही पता चल जाएगा कि माँ के आगे उसकी दाल नहीं गलेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर घर पर जी माँ जी अभी भी नहीं आई, हमको तो घबराहट हो रही है, क्या करें? जाकर पता करें किसी के घर। अच्छा कहाँ जाओगी ये भी बता दो, पहला दिन है तुम्हारा इस दिन और एक ही दिन में मोहल्ला छानोगी क्या? हाँ तो आप भी तो नहीं जा रहे हैं ना, हमको फिक्र हो रही है। अरे यार ये रोज का है अम्मा का, खाओ और सो जाओ। बस फिर क्या था, बेटा बहू खाना खाते हैं और कमरे में सोने चले जाते हैं। उधर जब सास को कोई देखने नहीं आता तो वो आगे घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि सारे घर की लाइट्स बंद हैं। सास को गुस्सा आता है, बहू कहाँ हो? लेकिन सारे दिन की थकी बहू को ऐसी नींद आती है जैसे किसी ने भांग की गोली खिला दी हो। वो तो नहीं उठती, उठकर आ जाता है बेटा। क्या बात है अम्मा, काहे चिल्ला रही हो? अरे सो जाओ ना, सुबह की तकिए सो रही है, जोर से बोलोगी तो नींद खुल जाएगी उसकी। माँ को गुस्सा आ जाता है। फिलहाल तो सो जाती है लेकिन मन ही मन ढेर सारा जहर बहू के लिए भरा होता है। सुबह बहू चाय बना रही होती है कि सास धीरे से गैस तेज कर देती है, जिससे चाय का बर्तन जल जाता है। और जैसे ही बहू चाय का बर्तन उठाती है उसका हाथ जल जाता है। मेरा हाथ जल गया। वो जोर जोर से चिल्लाकर इधर उधर भागती है कि सास थोड़ी देर में उसके हाथ में पानी डाल देती है। अरे बहू क्या कर रही हो? पहली बार रसोई छुई हो क्या? सास माँ गलती से गैस तेज रह गई थी और बर्तन जल गया, जिससे मेरा हाथ जल गया। कितना गंदा था। छी 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 छी, मुझे तो उल्टी आ रही है तेरा गला हुआ मांस देखकर। तू ना मुझे अभी साथ से खाना मत लगाना। बहू भी खुद का हाथ देखती है तो उसे भी रोना आ जाता है। कुछ नहीं होता। सास की सहेली आती है, बहू चाय बनाकर लाती है। उसके जाने के बाद सहेली कहती है, बहू की सुंदरता ऐसी है कि कोई भी दीवाना हो जाए। वैसे तेरे बेटे का क्या हाल है? अरे वैसा ही है, बहू के पीछे लग गई। क्या करो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो बहू के चेहरे पर दिवाली के पटाखे की चकरी मारी, उसका पूरा चेहरा जल गया। अब देखो ना रही सुंदरता, और ना ही अब मेरा बेटा उसे पूछता है। अरे अब तो वो उसे छोड़कर दूसरी भी देखने को बोल गया है मुझे। बहू सारी बात सुनती है। आंटी एक बात बताइए, क्या भरोसा है कि दूसरी सही आए और आपके अनुसार रहे? देखिए आंटी, मेरी सास माँ को गलत बात सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारा परिवार साथ खुशी से रह रहा है। देख बहू, मेरी सहेली की बेइज्जती ना कर, वही अच्छा रहेगा तेरे लिए, समझी? बहू नहीं मानती है, वो बार बार उनकी सहेली को घर से निकल जाने को कहती है। तभी सास की सहेली पास की चूल्हे से लकड़ी लाकर बहू के चेहरे पर लगा देती है। बहू जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये क्या कर दिया? मैंने कहा किया, ये तो तूने किया। तू ही नहीं चाहती थी कि बहू बेटी के साथ रहे, भला मैं क्यों करूँगी? मैं तो चली, निपटो अब। बहू रो रही होती है, दर्द से चिल्ला रही होती है, लेकिन सास उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाती। तभी पति आता है। क्या हो गया ममता? ये दाग कैसे लगा? कैसे चली? ममता कुछ नहीं कहती, बस दर्द से करा रही होती है। पति माँ की तरफ देखता है। हो ना हो माँ, ये पक्का आपका काम है। आप ही ममता से चला कर देखना माँ, अब पुलिस आएगी, केस करेगी, लेकिन पहले मैं ममता को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। सभी अस्पताल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर ममता की सास से कहते हैं, आपने तो नहीं जलाया ना बहू को? और ममता की सास के तो पसीने छूट रहे होते हैं। वो घबरा कर कहती है, ना डॉक्टर साहब, कैसी बात करते हैं? हम क्या जलाएंगे अपनी बहू को? डॉक्टर ममता के पति से पूछते हैं। देखिए, क्योंकि ये ससुराल में जली है तो मामला पुलिस का बनता है, तो आप पहले पुलिस को बुलाइए, तभी इलाज पूरा होगा। सास डर जाती है कि अब तो बच्ची जिंदगी जेल में ही रहना होगा। रहने दीजिए ना, पुलिस को क्यों बुलाना?
सारी हंसी खत्म हो जाएगी जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे। बहू को जलाना भले ही बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद सारी जिंदगी जेल की हवा खाना। सांस टल जाती है, पुलिस आती है, पास लेती दर्द से करा रही ममता स्टेटमेंट देती है। हाँ तो क्या हुआ था, कैसे चली आप? ममता पास खड़ी सास को देखती है। बेटी बताओ कैसे चल गई तुम? किरण वाली शाहरुख, चुप कर चुप। सास चुप। सभी इंतजार करते हैं कि ममता क्या बोलेगी। जी मैं खाना बना रही थी, लकड़ी उड़कर मेरे ऊपर गिर गई और मैं जल गई। सास बहू की बात सुनकर रोने लगती है। देखा माँ, कितनी समझदार है ममता। ये चाहती तो, हाँ बेटा, ये चाहती तो मैं आज जेल में होती। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से अभी कभी ऐसा नहीं करूँगी। बहू के साथ मिलकर रहूँगी, मुझे माफ कर घर जमाई। विकी को हमेशा किस्मत ने उसकी मेहनत से ज्यादा दिया। पैदा हुआ एक बड़े घर में, मुंह में चांदी की चम्मच लेकर, और शादी भी की एक उससे भी बड़े घर में, सोने की चम्मच मुंह में लेकर। उसे मेहनत करने का शौक नहीं था, एक शौक था, वो भी घटिया शायरी करने का। उसकी हर बात शायराना ही होती थी। जैसे कि एक दूर से देखा तो चांद पे दाग था, दूर से देखा तो चांद पे दाग था, पास से देखा साबुन का छाप था। तो ताली। अरे ऐसी शायरी करोगे तो ताली तो पता नहीं, कोई तुमको ही ठोक देगा। शायरी वो बिल्ली है जो किसी का भी रास्ता रोक दे, और क्या मैं किल हूँ जो कोई मुझे ठोक दे। मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। मैं निकला था गाड़ी लेके, लेकिन दौड़ के जा रहा हूँ। मेरी शायरी कोई नहीं सुनता, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। धीरे बोलिए जी, मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो तुमको सच में तुम्हारे मायके भेज देंगे। सस्ते साबुन से मेरी कॉलर चमकी नहीं, सच में चला जाऊंगा, मेरी बात कोई धमकी नहीं। अगर शायरी ही सुनानी है तो सुनाओ, लेकिन कोई काम धंधा भी तो करो। मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है, तो घर जमाई बन के खा रहे हो, और कल जा रहे हो ना अपने मायके, तो आज ही चले जाओ मेरी बला से। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था हमें। अरे चुप हो जाओ, तुमको मिर्जा गालिब की कसम। अरे जाना है तो जाओ, लेकिन पहले मेरे मम्मी पापा से मिलकर जाओ, वरना वो क्या सोचेंगे। लेकिन विकी अकेले ही अपनी कार लेकर अपने मायके यानी कि अपने खुद के घर पहुंच जाता है। अरे बेटा, तू अचानक, बहू कैसी है? अरे माँ, बहू तो बिल्कुल बदल गई है, मुर्गी हाथ से निकल गई है। अरे क्या हुआ बेटा? उसकी आती नहीं है, मेरी जाती नहीं है। मैं करता हूँ शायरी, उसे भाती नहीं है। मेरे पास उसका फोन आया था बेटा, सही कह रही है वो। तुमको काम करना चाहिए, तभी तो इज्जत मिलेगी। घर जमाई बनके सास ससुर के पैसों पर कब तक ऐश उड़ाते रहोगे? मेरी जिंदगी में हर तरफ से उंगली हो रही है, फोन पर मेरी चुगली हो रही है। अरे चुगली नहीं कर रही थी बहू, वो तेरा भला चाहती है बेटा। सूखे हुए कपड़े को भी गीला कह रहे हैं लोग, चुगली करने को मेरा भला कह रहे हैं लोग। ठोको ताली। ये सुन के माँ अपने हाथ से अपना सर पीट लेती है। अरे माँ, ताली की जगह माथा क्यों ठोक रही हो? बेटा तू ना आराम कर, तेरे पिताजी भी आने वाले हैं, खाना लगा देती हूँ। विकी अपने घर भी दिन भर टीवी देखता है।
तरह तरह का खाना खाता है, दोपहर तक सोता है, चाय पीता है, वीडियो गेम खेलता है, बस काम करने नहीं जाता। घर में नौकर चाकर है तो बिस्तर से हिलने तक की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार तो विकी अपने नौकरों को बिठाकर शायरी सुनाता रहता। कब जाओगे बेटा? अरे कैसी बात कर रहे हैं डैडी, क्या आप मेरे फादर नहीं? आप मुझे भगाना चाहते हैं क्या? ये मेरा घर नहीं। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा ही घर है। हम तो चाहते थे कि तुम यहीं रहो और मेरा काम आगे बढ़ाओ, लेकिन तुम ही चले गए घर जमाई बनने। अरे मेहनत तो गधे भी करते हैं, मैं अच्छी किस्मत लेके पैदा हुआ हूँ। मैं घर जमाई हूँ, ससुराल का फूल गेंदा हुआ हूँ। ठोको ताली। पिताजी और माँ सच में ताली बजा देते हैं। ऐसा पहली बार होता है जब विकी की शायरी पर किसी ने ताली बजाई हो। अरे आप लोग सच में ताली बजा रहे हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे ससुर का फोन आया था, बोला जब तक घर जमाई जी कोई काम ना करने लगे हमारे यहाँ मत भेजना। अब तू तो काम करने से रहा और तुझे रहना भी है हमारे घर में ही, करेगा भी शायरी ही, और बार बार ठोको ताली बोलेगा तो आदत डाल ही लेते हैं ताली ठोकने की। विकी उसी वक्त खड़ा होता है और बहुत गुस्से में सीधे ससुराल के लिए निकल जाता है। फिर से आ गए? लेकिन सुमन को देखते ही विकी पिघल जाता है। सुमन, आई एम सॉरी, आज से ना मैं सिर्फ शायरी ही नहीं बल्कि काम भी करूँगा। तुम अपने ऑफिस में बात कर लेना, कोई भी मेहनत का काम कर लूँगा। मैं घर जमाई बन के रहूँगा, लेकिन काम करूँगा और इज्जत से रहूँगा। मतलब सिर्फ तुम नहीं आए हो, तुम्हारे साथ तुम्हें अकल भी आ गई है। मैं अपने कारखाने का मैनेजर बनाता हूँ तुमको, कल से मेरे साथ चलना वहाँ। थैंक यू ससुर जी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, एक शायरी सुनानी पड़ेगी। जरूर। ससुर के पास पैसा होते भी मेहनत जिसको भाई है वही सच्चा दामाद है, वही अच्छा घर जमाई है। ठोको ताली। सब विकी की शायरी पर ताली ठोक देते हैं। शिक्षा, जब किस्मत आपको बहुत सारा दे दे तो उसकी कद्र करनी चाहिए और मेहनत करना कभी नहीं भूलना चाहिए। दुर्गा नदी के किनारे बसा एक गांव फूलपुर। गांव में कुछ 100-150 लोग रहते थे। अंजलि जो कि पास ही के जिले में रहती थी और 12वीं पास कर चुकी थी, उसके पिताजी ने बेटी को जल्दी विदा करने के लिए उसकी शादी फूलपुर गांव के मुकेश से करवा दी थी। मुकेश कभी स्कूल नहीं गया था और इस कारण वो पढ़ा लिखा नहीं था और बाकी गांव वालों की हालत भी मुकेश जैसी ही थी। मुकेश के घर में उसके माता पिता भी रहते थे। सासू माँ, मैं बाहर मंदिर तक जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। अरे अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जाके रसोई में रात के खाने की तैयारी करो। और ये घूंघट क्यों हटा लिया है तुमने? क्या पता नहीं कि इस गांव में औरतें बिना घूंघट के नहीं रहती? रात में अंजलि छत पर जाकर अपनी मम्मी से बात कर रही होती है, तभी गांव की 3-4 औरतें उसे देख लेती है और दरवाजे पर आकर उसकी सास से शिकायत करने लगती है। और क्या हुआ? अरे छत पे तो देखो, आपकी बहू मटक मटक के किसी से फोन पर बात कर रही है। दिन भर फोन पे लगी रहती है। अरे कल तो मंदिर के पास वो क्या कहते हैं, सेल्फी ले रही थी। शहर की बहू रखना अच्छा शान की बात है, पर देखना इसके लक्षण से ये तो तुम्हारे परिवार को बदनाम ना कर दे। ये पहली बार नहीं था जब सास से गांव के लोगों ने अंजलि की बुराई या शिकायत नहीं की हो। अब तो ये रोज की बात थी। अंजलि ये सब सुन लेती है। जब वो नीचे जाती है तो मुकेश भी वहाँ आ जाता है।
सास कहती है, बेटा लोग घर आकर शिकायत करने लगे हैं बहू के कामों की। देख लो, पति हो, संयम से रखो इसे। माँ जी, मैं तो अपनी माँ से बात कर रही थी, क्योंकि यहाँ कोई बात करने लायक ही नहीं है। और अब मैं माँ के पास ही रहूंगी। वहाँ क्या रहना, वहाँ बाहर के लोग तो ठीक है, पर घर के लोग भी इज्जत ना दे सके। अरे नहीं नहीं अंजलि, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अरे बस कुछ बोलना ही नहीं है, सर पे चढ़ा रखा है बहू को। सास मुकेश की नरम बात सुन के वहाँ से मुंह चढ़ाकर चली जाती है। मैं तो कहती हूँ हम दोनों शहर चले जाते हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे वहाँ नौकरी भी मिल जाएगी और थोड़े दिनों में आप भी वहाँ कुछ काम ढूंढ लेना। अरे नहीं नहीं अंजलि, हम यहाँ ना गांव का खेत, माँ पिताजी को छोड़कर शहर नहीं जा सकते। माँ पिताजी को कैसा लगेगा और गांव वाले क्या सोचेंगे। ये कहकर मुकेश सोने चला जाता है और अंजलि की गांव वालों द्वारा बुराई का सिलसिला बहुत दिनों तक चलता ही रहता है। लेकिन अंजलि गुस्सा ना दिखाते हुए समझदारी से काम लेती है। बारिश का मौसम चालू हो जाता है। जोरदार बारिश से पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। दुर्गा नदी में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ का पानी पूरे गांव की फसल तबाह कर देता है। फसल की ये हालत देखकर गांव वाले निराश हो जाते हैं और बात तो यहाँ तक पहुँच जाती है कि कुछ लोग तो अंजलि को इस सब का दोषी ठहरा देते हैं। अरे पूरी फसल तबाह हो गई, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अरे जब से चौधरी परिवार में ये शहर की बहू आई है ना, तब से ही गांव की शांति चली गई है। इसके कर्म कांड से माँ दुर्गा नदी भी खुश नहीं है। ये सब सुनकर बेचारी अंजलि रोते हुए अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद सभी गांव वाले अपनी फसल का मुआवजा लेकर अपने अपने घर आते हैं। मुकेश भी 1500 लेकर आता है। अंजलि को जब पासबुक दिखाता है तो अंजलि हैरान हो जाती है। अरे ये पासबुक में तो उन्होंने 4000 की एंट्री करी है और आपको सिर्फ 1500 दिए। सच में? अरे वो सरकारी अफसर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें 4000 मिले हैं, लेकिन बाकी का सारा पैसा खुद ही खा रहे हैं। आप लोग के अनपढ़ होने का फायदा उठा रहे हैं। ये सब सुनकर मुकेश परेशान हो जाता है, लेकिन अंजलि उसे हिम्मत से काम लेने को कहती है और सुबह होते ही मुकेश को पंचायत कार्यालय ले जाती है और साथ में गांव के और लोगों को भी। आप सरकारी बाबू क्या गांव के लोगों को बेवकूफ समझते हैं? आपको क्या लगता है ये पढ़े लिखे नहीं है तो आप कुछ भी मनमानी करेंगे? ये बेचारे दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, ये हमारे अन्नदाता है और आप इनके साथ ऐसा धोखा करते हैं। अरे क्या बके जा रही है ये लड़की, किस धोखे की बात कर रही है? अपने कांड करके नदी माँ को नाराज करके हमारा नुकसान करके इसे चैन नहीं मिला क्या? सरपंच जी, इन सरकारी बाबू ने मुझे बेवकूफ बनाया है और मेरे हिस्से के पैसे खुद चट कर गए। बस ये सुनते ही सरपंच वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। पता चलता है कि जनपद अधिकारियों ने गांव के सरपंच के साथ मिलकर सबके साथ धोखा किया है। सब लोगों का विरोध शुरू हो जाता है और आखिर में अधिकारी सब गांव वालों के हिस्सों के बचे हुए पैसे उन्हें लौटा देते हैं और कई दिन तक सरपंच गांव में लौटता ही नहीं। अंजलि, तुम नहीं होती तो हम गांव वालों को तो पता ही नहीं चलता कि ये हमें हर बार बेवकूफ बनाते हैं। हाँ हाँ अंजलि बेटी, हमें माफ कर दो। हम सब तुम्हें बुरा भला कहते रहे, लेकिन तुमने ही आज हमें बेवकूफ बनाने से बचाया है। हमें तुम पर गर्व है बेटी। अब समझ आया कि सरपंच तुमसे नहीं, तुम्हारे पढ़े लिखे होने से नफरत करता था। क्यों ना इस बार हम अंजलि को ही सरपंच पद के लिए चुन ले? क्या कहते हो गांव वालों? पढ़ी लिखी सरपंच। बस पूरा गांव अंजलि के लिए ताली बजाता है और अंजलि की सास उसे खुशी से गले लगा लेती है। सिद्धि की शादी के बाद वो ससुराल चली जाती है। पीछे रह जाती है भाभी रानी। सिद्धि के ससुराल जाती ही भाभी कहती है, अरे बाजी वाह, सारे कपड़े मेरे।
मेरी पैंट, अरे वाह मजा आ जाएगा। अरे ये सिद्धि की अलमारी के सामने खड़े होकर क्या बड़बड़ा रही है? जाकर देख मेहमानों को विदाई की मिठाई मिली कि नहीं। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, लेकिन पहले कपड़े तो बदल लूं। अब रानी आ जाती है सिद्धि के उन कपड़ों में जो वो ससुराल जाने से पहले घर छोड़ जाती है। अरे रानी, कुछ दिन रुक जाती। अरे ये तो सिद्धि बिटिया को मैंने ही दिया था, बड़ा ही फपता था उस पर, तुझ पर तो कुछ खास नहीं लग रहा। अब वो ना मेरे सारे कपड़े गीले थे तो सोचा पहन लूं। वैसे भी सिद्धि को कौन सा भी पुराने आउटडेटेड कपड़ों को पहनना है। वैसे भी ये सूट तो मैंने तभी पहना था, वैसे खास है भी नहीं ये। हाँ ठीक है, लेकिन ना मेरी सिद्धि पर तो जमता था। सारे मेहमान चले जाते हैं और सिद्धि ससुराल से मायके पहली बार आती है। अपना घर, अपना कमरा, अपनी अलमारी। ये बोलकर जैसे ही सिद्धि अलमारी खोलती है तो सामने उसके कपड़ों की जगह कुछ और ही रखा होता है। माँ, जरा कमरे में तो आना। सास और रानी वहाँ पहुँच जाती है। रानी ने पहनी होती है सिद्धि की जीन्स और टी शर्ट। अरे भाभी, ये क्या? ये तो मेरी बड़ी ही महंगी टी शर्ट है, इसे आपने घर में क्यों पहनी है? अरे बहुत मिलती है दीदी ये चौकी मार्केट में, 150 में। ओ भाभी प्लीज, ये एरोपोस्टल है, 2000 की एक टी शर्ट। 2000 में तो दीदी 4 साड़ी आ जाए। अब क्या बोलूं? भाभी, ये मेरी अलमारी में छोटू के कपड़े, तो मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरी अलमारी में? अब दीदी आपको कौन से पुराने कपड़े पहनने थे? माना भाभी, लेकिन मैं जब घर आती तो यही सब पहनती ना। अरे तुम तो बड़ी कंफ्यूज हो दीदी। खैर वक्त आता है जब सिद्धि ससुराल के लिए रवाना हो रही होती है। अरे रानी, अंदर से सिद्धि का गिफ्ट ले आ, लड़की पहली बार ससुराल से मायके आई है। रानी अंदर जाती है और एक सिंपल सी साड़ी लेकर बाहर आ जाती है। ये लीजिए माँ जी। सास बेटी को गिफ्ट देकर ससुराल भेजती है। अगले दिन रानी एक सुंदर सी साड़ी पहनकर सामने आती है। अरे रानी, ये तो वो साड़ी है जो मैंने सिद्धि को देने के लिए दी थी जब वो ससुराल ले जाती, लेकिन ये तूने कैसे पहनी? अरे माँ जी, ये साड़ी तो मुझे बहुत पहले से ही पसंद थी, लेकिन चिंता न करिए, मैंने सिद्धि के लिए भी अच्छी सी साड़ी दी है। हाँ। तभी सिद्धि का फोन आता है। क्या माँ, कुछ अच्छा तो दिया होता ससुराल ले जाने के लिए। अरे पहले दिखा दिया होता। ये चमकते हुए पैकेट में नौकरानी वाली साड़ी मत दिया करो माँ। अरे बेटे, वो तेरी भाभी ने ना गलती से उससे पैकेट बदल गया। हाँ, मैं कल ही तेरे भाई के हाथ से तेरा वाला पैकेट भेज दूंगी। अरे रहने दो माँ, आई एम श्योर भाभी ने अभी वही साड़ी पहनी होगी जो तुमने मेरे लिए रखी थी। तुम तो समझ नहीं पाई उनको। खैर छोड़ो, मैं ज्यादा बोलती अच्छी नहीं लगती, रहने दो। आपको उन्हीं के साथ रहना है, फिर बात करेंगे। सास को रानी पर गुस्सा आ जाता है। वो उसके कमरे में जाती है जहाँ वो शादी का एल्बम देख रही होती है। रानी, मार्केट जाकर एक ऐसी ही साड़ी लेकर आ, कल प्रतीक जाकर सिद्धि के घर दे आएगा। अरे क्यों माँ जी, कितनी साड़ी देनी है दीदी को, या कोई सेल लगी है क्या? अरे चुप कर, मेरे बेटी के हिस्से की साड़ी खुद पहन ली, अब ज्यादा ज्ञान बांट रही है। एक दिन सिद्धि का फोन आता है। माँ, मेरी सास ने आप सबको खाने पर बुलाया है। सारे लोग सिद्धि के ससुराल पहुँचते हैं। खाना खाकर वो लोग निकल रहे होते हैं कि सिद्धि की सास सभी को गिफ्ट देती है। अरे बहन जी, बेटी के घर का खाना खा लिया, यही बहुत है जो आप ऊपर से गिफ्ट भी दे रही है। अरे बहन जी, आप भी कहाँ इन बातों पर विश्वास कर रही हैं? सास सभी को गिफ्ट देती है, लेकिन रानी को जो साड़ी देती है वो अजीब सी हरे रंग की, लाल रंग की बड़ी छाप वाली होती है। अरे छी, ये कौन पहनेगा? सास माँ को तो जरी वाली इतनी सुंदर, और मेरे लिए ये नौकरानी वाली। अरे
अरे भाभी, दरअसल मैं जब भी घर आती थी आप वापसी में ऐसी ही साड़ी देती थी ना, तो माँ ने सोचा कि आपको आपकी पसंद की ही साड़ी क्यों ना दी जाए। बेचारी रानी, बोलती भी तो क्या। सिद्धि और सास रानी का चेहरा देखकर हंसने लगती है, तो रानी समझ जाती है कि अपने ही बिछाए जाल में वो फंस चुकी है। लॉकडाउन से पहले गीता के घर का नजारा कुछ ऐसा था कि रोहन ऑफिस जाता था और शिविन स्कूल। जिनके घर से जाने के बाद गीता काम खत्म करके बाकी समय आराम करती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद ऑफिस और स्कूल घर में ही खुल गए और इससे गीता का हाल वो तो आपको देखने में ही मजा आएगा। शिविन, ओ शिविन, महाराज उठने के लिए क्या 21 तोपों की सलामी लेंगे? अरे बिस्तर से बाहर निकल, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। अरे तुम भी हद करती हो, स्पीकर की तरह चिल्लाने की क्या जरूरत है? दिख नहीं रहा मेरी कॉन्फ्रेंस चल रही है। अब कैमरा और स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। इस पर जैसे ही रोहन लैपटॉप का कैमरा और स्पीकर ऑन करता है, तभी कूलर की सीटी बजती है। करा लो अभी से चुप, लॉकडाउन नहीं हुआ, मेरी मौत का फरमान जारी हो गया। दोनों बाप बेटी ने नाक में दम किया हुआ है। ऐसा बोलकर गीता वहाँ से शिविन के कमरे में पहुँच जाती है, जहाँ शिविन अभी भी सो रहा होता है। अब अगर 5 मिनट में नहीं उठाना तो आज तेरा गेम और YouTube कैंसिल। माँ की बात सुनकर शिविन बिना एक मिनट गवाए अभी नाकर भी आता हूँ। ये नाटक नहीं और ऊपर गीला कपड़ा मार और पढ़ने बैठ। शिविन की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है, जिस पर गीता उसे वहाँ बिठाकर रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर में उसे कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो कमरे में वापस आती है। हाय राम, तुझे क्लास अटेंड करने के लिए बोला था, कैमरा ऑफ करके बिस्तर पर नाचने के लिए नहीं बोला था। मम्मी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, आप बाद में पढ़ा देना ना, वैसे भी अटेंडेंस तो लगी गई है। हाँ हाँ बेटा, जरूर बन जा, तू अभी से हम सबका बाप बन जा। अरे नहीं मतलब कहाँ से लाते हो इतना दिमाग, और पढ़ाई करते हुए ये चला कहाँ जाता है? नाइस क्वेश्चन, दिमाग से पूछ कर बता दूंगा। शिविन की बातों से परेशान होकर गीता उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तभी वो कमरे से बाहर निकल जाता है। अब शिविन आगे आगे और गीता हाथ में चप्पल पकड़े उसके पीछे पीछे पूरे घर में दोनों घूम रहे होते हैं। इसी बीच वो रोहन के पास पहुंच जाता है और शिविन को मारने वाली चप्पल रोहन के लैपटॉप पर जाकर गिरती है। ओए माँ! मम्मी, अब पापा को चप्पल मार रही हो? वो आज तक के रिपोर्टर, चुपचाप जाकर क्लास अटेंड कर ले, नहीं तो अगली तेरे पीछे लगेगी। इस पर शिविन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रोहन गीता से कहता है, इस सर्कस के लिए कुछ बोलना चाहोगी? अरे क्या करूं, जब से तुम दोनों घर में रहने लगे हो, घर अपने आप ही सर्कस बन गया है और मैं तुम्हारी नौकर। कभी बेटी को संभालो तो कभी बाप के नखरे उठाओ। इन्हीं सब उथल पुथल में दिन बीतते रहते हैं, जिसमें हर रोज घर के अंदर कुछ नया सियापा खड़ा देता है, जो ज्यादातर शिविन और रोहन की ऑनलाइन स्कूल और ऑफिस से रिलेटेड ही होता है। शिविन चलो, आज की क्लास चल रही है। अरे ऐसे चित्तर पड़ेंगे दादी नानी सब एक साथ याद आ जाएगी। गीता की लाख मशक्कतों के बाद क्लास तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद शिविन फोन इस्तेमाल करते हुए इंस्टाग्राम रील बनाने लगता है। अरे ओ गरीब के बेटे, आजा मैं बनाती हूँ तुझे गरीब। मैं बताती हूँ रसोड़ी में कौन था। पढ़ाई करने बोलो तो इनकी माँ बच जाती है और ये पागलपंतियाँ जितनी मर्जी करा लो। गीता शिविन को डांट रही
बस ऑर्डर देते रहते हो। अच्छा बेटे, सारा इल्जाम मुझ पर, पूरा दिन तो वो तुम पर ही चिल्लाती है। हाँ, मतलब दोनों का 50-50 है, कुछ करना पड़ेगा। कहते ना, मेक द बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट। आई हैव एन आइडिया। वैसे तुम्हारी माँ सही कहती है, बहुत जुबान चलाने लगे हो, कम बोला करो। अगली सुबह रोहन और शिवेन अपनी गलती को सुधारने के लिए गीता के उठने से पहले घर का आधा काम खत्म कर देते हैं, जिसे देखकर गीता खुश हो जाती है और फिर बाकी बचा काम वो तीनों मिलकर पूरा कर लेते हैं। जिसके बाद अब वो सब मिल बांट कर हर काम में एक दूसरे की मदद करते हुए लॉकडाउन का मजा लेने लगते हैं। अपने पराए, घर की लड़ाइयाँ कितनी भी हो, लेकिन ये भी सच है कि किसी पर कोई आपत्ति हो तो अपना ही परिवार साथ देता है। भैया, मेरे पीछे पुलिस लगी है, प्लीज मुझे बचा लो। रवि और राज दो भाई, लेकिन दोनों में कभी नहीं पटी। अरे क्या हुआ छोटे, क्या कर दिया तूने? अरे कुछ नहीं भैया, मेरा दोस्त है ना राजू, वो मुझे लेकर बैंक गया था। मुझे नहीं पता भैया कि वो वहाँ बैंक लूटने जा रहा है। मैं उसके साथ बैंक में घुसते ही सीसीटीवी कैमरे में दिख गया हूँ। अब पुलिस मुझे ढूंढ रही है भैया, मुझे बचा लो। राज कुछ सोचता है, फिर कहता है, ओके, तुम यही रुको, मेरा एक दोस्त पुलिस में है, मैं बात करता हूँ। तभी वहाँ रवि की बीवी राज की बीवी के साथ आ जाती है। तुम लोगों के घर जब तक पुलिस का आना जाना है, बच्चों को यहीं छोड़ दो, उन पर असर ठीक नहीं पड़ेगा। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। चलो चलो, कौन है रवि, थाने चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। अरे वो तो पुलिस स्टेशन चलकर ही पता चलेगा कि कुछ पता है कि नहीं। चलो। कहानी का फ्लैशबैक। भैया, मुझे मेरे मकान में हक चाहिए ही चाहिए। लेकिन छोटे, अभी मेरे बच्चों पर काफी खर्चा है, तेरी भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, बजट बिल्कुल नहीं है कि मैं अलग होकर रहूं। देख लो भैया, 1 महीना है तुम्हारे पास, जल्दी से घर खाली कर दो। अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया, मेरे शरीर में अभी इतनी हिम्मत भी नहीं कि घर को खाली करे। तो क्यों अपना पोषण बेचा भाभी? अरे तुम तो जानती हो, पिताजी की बीमारी के कारण उन्हें हमारी जरूरत थी, कैसे आते पैसे। ससुर जी तो बूढ़े थे भाभी, उनकी बीमारी में भी पैसे लगाना कौन सा अकल का काम था? तो क्या पिताजी को मैं मरने के लिए छोड़ देता? अरे रवि, तू तो समझ, पापा को हमारी जरूरत थी, उन्होंने हमारे लिए हर वो काम किया जिससे हमें खुशी मिले। बैक टू रवि, जो जेल में बैठा है। ये मैंने क्या कर दिया था? मैं ना पिता का हुआ ना ही भैया का, मेरे साथ जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। तभी वहाँ पुलिस वाला आता है। रवि, तुमसे कोई मिलने आया है। भाभी, आप यहाँ क्यों आई? पुलिस स्टेशन है ये भाभी। भैया, आपकी जगह मेरा भाई होता तो क्या मैं नहीं आती? अच्छा, ये खाना ले लीजिए, खा लीजिएगा। आपके भैया लगे हैं वकीलों और पुलिस वालों से बात करने में, डरने की कोई बात नहीं। जब आपने गुनाह किया ही नहीं तो सजा भी नहीं मिलेगी। रवि भाभी को देखकर रोने लगता है। घर में साक्षी चुपचाप बैठी होती है कि तभी सोनम कहती है, अरे साक्षी, क्या हुआ? परेशान क्यों हो रही हो? भाभी, अभी अभी पुलिस स्टेशन से खबर आई है, इन्हें बड़े जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। मैं क्या करूंगी भाभी? रो मत, हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। लेकिन उसमें तो बड़े पैसे लगेंगे दीदी, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे क्यों, ये मकान है ना, और मेरे कुछ गहने भी है। साक्षी की आंखों में पानी आ जाता है। पर दीदी, ये तो आप और भैया की मेहनत की कमाई है। पापा के बाद भी तो हम लोगों का सब खत्म हो गया था। पापा को तो बचा नहीं पाए, लेकिन भैया को जरूर बचा लेंगे, और भगवान चाहेंगे ना तो दोनों भाई मिलकर इससे भी बड़ा मकान खड़ा कर लेंगे। साक्षी। थोड़ी देर में राज वहाँ आता है।
सोनम सही कह रही है साक्षी, पैसों की कमी के कारण किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलती। राज एक अच्छा सा वकील करता है। सोनम और साक्षी बचाए पैसे और अपने गहनों को बेचकर रवि का केस लड़ते हैं और जल्द ही रवि जेल से बाहर आ जाता है। रवि राज को गले लगाकर कहता है, भैया मुझे माफ कर दो, मुझे साक्षी ने सब कुछ बताया है। भैया आपने मुझ पर विश्वास किया, मेरे लिए दिन रात मेहनत की, भाभी ने अपने गहने तक बेच दिए। भैया आपने तो पापा के लिए भी पैसे नहीं देखे, लेकिन मैं बहुत ही सेल्फिश निकला। भैया एक आखिरी बार मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। अरे भाई अपने तो अपने ही होते हैं, पापा ने हमारे लिए क्या नहीं किया ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मुझे। और फिर तू तो मेरा भाई है, पैसे से बढ़कर रिश्ते होते हैं भाई। पीले दांत वाली बहू। रंजना कभी ब्रश नहीं करती। उसे कितनी बार उसके माँ बाप ने डांटा, लेकिन उसका कोई असर उस पर हुआ ही नहीं था, जिस कारण से उसके दांत पीले पीले हो जाते हैं। शादी के बाद अरे बहू ऐसा तो तुझ में कोई कमी नहीं है, पर तेरे दांत इतने पीले कैसे हैं बेटा? कैसे मतलब? कुछ सर्जरी थोड़ी ना कराइए, तो क्या नाम है, ब्रश नहीं करती तो पीले हो गए। क्या करूं? आप कहें तो लाल करवा दूं या फिर काले? ये क्या है, क्यों माँ से लड़ रही हो? लड़ रही हूँ? अरे मैं लड़ रही हूँ या ये बोल रही है कि दांत पीले हैं, पीले? अरे तपस्या थोड़ी ना की है इन्हें पीले करने के लिए, बकायदा ब्रश नहीं किया है 6 साल तक, तब जाकर। छी, कैसी बात कर रही हो? ये उस वक्त तो पीले नहीं थे जब हम लोग तुम्हें देखने आए थे। अरे तब साफ करवा लिया होगा डेंटिस्ट के पास जाकर। अब देखो कैसे पीले पीले लग रहे हैं। रंजना सास की तरफ उसे देखती है। फिर शुरू हो गए पीले पीले पीले। अरे पीले तो तब भी थे जब मेरे हाथ का रसगुल्ला उड़ा उड़ा कर खा रही थी और बोल रही थी, लड़की नहीं गुणों का खजाना दे रहे भाई साहब। अब वो लोग करते भी तो क्या करते, पीले दांत वाली बहू पल्ले पड़ी थी तो झेलना तो था ही। एक दिन कीर्तन में रंजना गाना गा रही थी। अरे कमला बहन, माँ का द्वारा यहाँ तो सब शुभ कराते हैं, फिर अपनी बहू को ब्रश भी नहीं करवाती तुम। दूर से पीले पीले दांत भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहा है। और कोई 2 साल के बच्चे थोड़ी ना लेकर आई हूँ मैं बहू बनाकर, अच्छी खासी लड़की है। अरे कैसे करवाऊँ ब्रश, ये तो उसे खुद करना चाहिए ना। अब माँ बाप तो उसके जैसे तैसे निपटा दिए, ये नहीं सोचा कि सास कैसे संभालेगी। सास बहू को लेकर घर आ जाती है, लेकिन सोचती है कि आप इसे लेकर कहीं नहीं जाएगी। अगले रोज बहू कहती है, अरे क्या हो गया, मंदिर नहीं जाना क्या? कीर्तन का वक्त हो रहा है। मेरी मधुर वाणी से कानों छू जाती है और सुनती हूँ। आप तो जानती है ना उनकी भक्ति में कितना मन लगता है मेरा। तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, आराम करूंगी मैं। तबीयत ठीक नहीं लग रही? अभी तो मैं उनके गाने से नाच रही थी और अब बोल रही है कि तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भक्ति में मन लगा लो सासू माँ, ऊपर जाना है, क्या मुंह दिखाओगी आप? हाँ सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, इसकी चिंता तो ना कर, समझी? अपने मुंह की चिंता कर, जो ये पीले पीले दांत लेकर हर जगह पहुंच जाती है। ना जी ना, मैं नहीं जाना कहीं तेरे साथ। तो ये बात है, कोई ना, मत जाओ, मैं अपने कमरे में ही बैठ कर निकल लूंगी। ऊपर वाला दांत थोड़ी ना दिखता है, मन दिखता है, भावना दिखता है। और अरे बस बस, तू सब कुछ दिखा, बस ये सफेद चमकदार दांत ना दिखाना किसी को, हैं? जा यहाँ से। बहू को सास की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जैसी थी वैसी ही रह जाती है। सुबह नहाकर किचन में खाना बनाना, खाना, कीर्तन भजन
जी मैं सहेली के घर जा रही हूँ, शाम को लेट आऊंगी। हाँ तो जाना, मैंने कौन सा तेरी आरती करनी है घर पर बैठकर। रंजना सहेली के घर जाती है जहाँ वो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही है। अरे शिखा कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? मैं गलत वक्त पर आ गई क्या? अरे नहीं यार, बस ये वक्त पर आ गई। मैंने ये साड़ी और ज्वेलरी निकाली है यार, शाम को इनके ऑफिस की पार्टी में जाना है। मत आना, कैसा लग रहा है ये सब? नहीं यार, इस ड्रेस के साथ तो वो वाली ज्वेलरी अच्छी लगेगी। हाँ सही बोल रही है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वैसे तो हमेशा से मस्त फैशन सेंस रखती है, तो बड़ा जाती होगी ना पति के साथ पार्टी में। रंजना कुछ नहीं बोलती, बस सोचती है कि यार काशी बात पर मैं क्यों नहीं जाती पार्टी में? क्या इन लोगों की कोई पार्टी होती नहीं होगी? रंजना घर आती है और रात में पति से सवाल करती है, एक बात बताइए, आप मुझे किसी पार्टी में क्यों नहीं ले जाते? क्या आपके यहाँ ऑफिस में पार्टी नहीं होती? पति बेचारा क्या कहता कि दांत पीले हैं हमारे इसलिए। अरे कोई पार्टी होती नहीं हम लोगों के ऑफिस में, कहाँ से लेकर जाऊँ? और मार्केट मॉल कहीं वीकेंड घूमना कहीं तो सारे हफ्ते में एक छुट्टी होती है, तो सोचता हूँ कि आराम ही करूँ। क्यों? रंजना मन भरती रह जाती है। पहले कभी सास के साथ मंदिर जाया करती थी, लेकिन वो भी सास ने ले जाना बंद कर दिया। घर बैठी बैठी रंजना बोर हो जाती है। तभी उसे आइडिया आता है और वो माई के जाने का सोचती है। सासू माँ 2 दिनों के लिए मम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, आराम से जा। और हाँ, कुछ अच्छी आदत सीखना ना कि कैसे शरीर के हर बात की तरह दांतों की सफाई भी जरूरी होती है, समझी? शुरू हो गई ना आप? वो लोग आपकी तरह नहीं है कि छोटी छोटी बात का पतंगड़ बना दे। उन लोगों के लिए मैं मायने रखती हूँ, ना कि मेरे पीले पीले दांत। रंजना माँ को बिना बताए उन लोगों को सरप्राइज देती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुँचती है, अंदर देखती है कि घर वाले कहीं जा रहे होते हैं। अब माँ काश रंजना दीदी के दांतों वाली प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो भी हम लोगों के साथ चलती ना बुआ जी की बेटी की शादी में। हाँ बेटा, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि उसको उसके पीले दांत नहीं दिखते, लेकिन उसके आसपास के लोगों को कितना एम्बैरेसिंग फील कराते हैं। मुझे तो कितनी बार उसके स्कूल की टीचर ने शिकायत की कि उसके साथ कोई लड़के बैठना भी नहीं चाहते, और ना ही कॉलेज में कोई उससे बात करना चाहता था। लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये बात समझ में नहीं आती। कोई कमी नहीं है उस लड़की में, बस यही कि दांत मिले हैं। तो भला वो जीजा जी और उनकी माँ का जो दीदी को जैसी है वैसे ही रखा हुआ है। रंजना को अपने घर वालों की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो सीधा डेंटिस्ट के पास जाती है, अपने दांत चमकाती है और कसम खाती है कि वो रोज ब्रश करेगी। और क्या हो गया? तुम तो 2 दिनों के लिए गई थी ना? अच्छा चलो रंजना सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरी स्माइल करती है, उसके चमकदार दांतों को दिखाती हुई। चलो मंदिर। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत एम्बैरेसिंग फील करवाया। मैं आज से रोज ब्रश करूंगी। तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 बहुओं के रवैये से सासू माँ बहुत परेशान थी। दरअसल बात ये थी कि तीनों बहुओं में किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। तब से ही तीनों एक दूसरे से मुंह फुलाए रहती थी। ना कोई सीधे मुंह किसी से बात करती, ना किसी का कहना मानती। पड़ोसी भी इस बात को जानते थे और जाने कैसे कैसे बातें भी करते। इसीलिए सासू माँ ने तीनों बहुओं को तुरंत अपने कमरे में बुलाया। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम तीनों अलग अलग सारे काम कर रही हो। ये सब नहीं चलेगा, तीनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। सास की बात सुनकर एकदम से बड़ी बहू बोल उठती है।
नहीं मम्मी जी, मैं इन दोनों के साथ कुछ नहीं कर सकती। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, फिर भी ये मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानती। अरे जेठानी जी, जानबूझकर मुझे डबल काम करवाती है आप, और छोटी मुझसे टेढ़े मुंह ही बात करती है। इन दोनों के बीच हमेशा सैंडविच बन जाती है मेरी, और मैं हमेशा आलू की तरह बीच में मसली जाती हूँ। मम्मी जी, इन दोनों को लगता है कि मैं छोटी हूँ तो इनके पैरों तले दब जाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना इन दोनों का है। बड़ी आई दोनों मेरी चुगली करने के लिए, मुझे क्या कम समझ रखा है। तीनों बहू एक दूसरे से बहस करने लगती है और सास दोबारा ये देखकर टेंशन में आ जाती है और सच से कहती है, चुप हो जाओ, अब से तुम तीनों सारे काम एक साथ करोगी, आंख बंद करके एक दूसरे की बात सुनोगी। तुम तीनों इस बात को गांठ बांध लो, वरना अगली छुट्टियों में तुम्हारा अपना मायके जाना कैंसिल। सास की बातें सुनकर डर के मारे तीनों हामी भर देती है। अब जी मम्मी जी, मैं समझ गई। हाँ मम्मी जी, जैसा आप कहें, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। तीनों बहू सास की बात को गांठ बांध लेती है और वादा करती है कि अब से सारे काम वो तीनों एक साथ मिलकर ही करेंगी। ये सब देखकर सास खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नीचे जाकर वो देखती है कि घर में शर्मा जी आए हुए होते हैं। सास जोर से आवाज लगाकर कहती है, अरे बहू, जरा चाय बनाकर तो लाना, शर्मा जी आए हैं। सास की बात सुनकर तीनों बहू तुरंत किचन की ओर भागती है और चाय बनाना शुरू कर देती है। मुझे तो एकदम मसाले वाली कड़क चाय पसंद है, तो हम शर्मा जी के लिए मसाले वाली चाय ही बनाएंगे। अरे नहीं दीदी, गर्मी के मौसम में मसाला चाय कौन पीता है? मैं तो शर्मा जी के लिए इलायची वाली चाय ही बनाऊंगी। ये कैसी बात कर रही हैं आप दोनों? मेरी मम्मी ने सिखाया है कि मेहमान को ज्यादा दूध और शक्कर वाली चाय देनी चाहिए, वरना वो घर वालों को कंजूस समझते हैं। तो मैं तो शर्मा जी को ऐसी ही चाय दूंगी। तीनों बहुएं अपने अपने तरीके से चाय में शक्कर, मसाला, पत्ती सब डाल देती है। उबलने के बाद तीनों मिलकर चाय बाहर लेकर जाती है और शर्मा जी और सासू माँ को देती है। चाय पीने के बाद शर्मा जी सासू माँ को देखकर शर्मा जाते हैं और शर्मिंदा महसूस करते हैं कि आखिर उन्होंने चाय पीने के लिए हामी क्यों भरी। सासू माँ भी चाय पीना शुरू करती है और कहती है, अरे बहू, ये कैसी चाय बनाई है? चाय है या मीठे दूध की बासुंदी? हाँ, चाय अच्छी नहीं लगी क्या? कोई बात नहीं, हम पराठा बनाकर लाते हैं। चलो चलो अंदर। हाँ चलो, हाँ आती हूँ मैं भी। नहीं नहीं, मेरा पेट चाय ने ही चौपट कर दिया, वही काफी है। पराठे से पोपट नहीं करवाना, मैं तो चलता हूँ। शर्मा जी चुपचाप पतली गली से निकल जाते हैं। अगले दिन सास बहुओं से कहती है, अरे बहू, जाओ जाके ऊपर के गेस्ट हाउस की सफाई कर दो। कल हमारे यहाँ मेरे दूर के रिश्तेदार आने वाले हैं, तो पूरे कमरे को चमका देना, समझी? तीनों बहू सास की बात को मानकर ऊपर सफाई करने चली जाती हैं और तीनों कमरे की सफाई चालू कर देती है। बड़ी बहू मकड़ी के जाले साफ करती है, तो बीच वाली झाड़ू लगाना और छोटी वाली सर्फ डालकर जमीन धोना शुरू कर देती है। अरे दीदी, जेठानी जी, अभी मैंने पूरी फर्श धोई और आप फिर से धूल नीचे गिरा रही हैं। और मछली जेठानी जी, आप बिना झाड़ू की धूल यहाँ छटक रही हैं। अरे तीनों को साफ करना है, एक साथ सफाई करते हैं ना। अरे वही तो, हम साथ साथ हैं, घर साफ साफ है। तीनों बहू ऐसे ही काम में उलझ जाती है और 2 घंटे तक एक ही कमरे की सफाई करती रहती है। बहुत देर से अपनी बहुओं को ना देखने के कारण सास ऊपर कमरे में उन्हें देखने जाती है, लेकिन कमरे में घुसते ही वो गीली फर्श पर फिसलने के कारण नीचे गिर जाती है। ओरी मोरी मैया, हड्डी मरोड़ के रख दी। आए, मेरी तो कमर ही टूट गई रे।
तीनों बहुएं सास को उठाती हैं और बिस्तर पर सुला देती है। अरे मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, दबा दो, आराम मिलेगा। हाँ जी माँ जी। अरे जी माँ जी, जी माँ जी। और तीनों बहुएं एक साथ सास के हाथ को दबाना शुरू कर देती हैं। माँ की तो चीख ही निकल जाती है और नतीजा ये होता है कि सास के बचे हुए शरीर में भी दर्द उठ जाता है। हाय राम, ये क्या कर दिया तुम तीनों ने। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है कि तुम जैसी बहुएं मुझे मिली। हे भगवान, पूरे शरीर में दर्द बढ़ गया है। अब तो पता नहीं कि चल भी पाऊंगी या नहीं। माफ करो, मुझे गलती हो गई मुझसे कि तुम तीनों को एक साथ काम करने के लिए बोला। सोचा था तीनों मिलके अच्छे से काम करेगी, लेकिन बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तुम लोगों ने ये बात ना आज साबित करके दिखा दी। तुम तीनों को तो समझाना यानी मानो भैंस के आगे बीन बजाना है। तुम्हें अकेले अकेले काम करना है ना, तो अब से तुम अकेले ही अपना अपना काम करो। तीनों बहुएं वहाँ से जाने लगती है। अरे कहाँ जा रही हो? आप ही ने तो कहा कि अपना अपना काम करो, तो मुझे मुल्तानी मिट्टी लगानी है। अरे मुझे भी तो नेल पॉलिश लगानी है। मुझे ना मेहंदी लगानी है। सास अपना सर पीट लेती है और कहती है, अरे मुझे भी लगाना है कुछ। क्या माँ जी? क्या माँ जी? क्या माँ जी? तुम्हारे घर वालों को फोन तुम्हारी हरकतें बताने के लिए।